सभी साथियों को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है दोस्तों मेरे YouTube चैनल रियल ज्ञान विद आर.के. जी में। दोस्तों, मैं आज आप सभी के समक्ष नागार्जुन जी की कविताओं का पाठ विश्लेषण लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। इससे पहले के वीडियो लेक्चर में मैंने नागार्जुन जी के व्यक्तित्व और कृतित्व से आप सभी को परिचित कराया था और आज हम उनकी जो प्रमुख कविताएं हैं जो एमए के पाठ्यक्रम में, एमए हिंदी में और साथ साथ नेट जेआरएफ की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इनको हम देखेंगे। तो इसमें हम देखते हैं कि जो नागार्जुन जी हैं, इनकी कविताओं के पाठ में विश्लेषण करके हम यह जानेंगे कि उनकी कविताओं में क्या खासियत है, उनकी कविताओं में क्या ऐसे विचार है जो इनकी कविताओं को कालजयी कविताएं बनाती है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि नागार्जुन जी जो हैं वो सर्वहारा वर्ग के कवि के रूप में माने जाते हैं, एक जनवादी कवि के रूप में जाने जाते हैं। तो इनके बारे में, इनके विचारों के बारे में हम थोड़ा देखेंगे। इसके बाद हम पाठ विश्लेषण क्या होता है इसको देखेंगे, फिर हम इनकी कविताओं का पाठ विश्लेषण करेंगे। तो आइए दोस्तों, समय को व्यर्थ न करते हुए हम नागार्जुन जी की कविताओं का विश्लेषण करते हैं। तो नागार्जुन जी की जो कविता है, नागार्जुन जी जो है वह प्रगतिवादी काल से संबंध रखते हैं। यह एक प्रगतिवादी धारा के कवि हैं। हिंदी कविता में हम देखते हैं कि जो प्रगतिवाद है वह छायावाद के बाद आया। तो हिंदी साहित्य में छायावाद के बाद या छायावादोत्तर कविता को ही प्रगतिवादी कविताएं बोला जाता है। तो हिंदी कविता में सन 1936 से 1942 तक के समय को प्रगतिवाद के नाम से जाना जाता है। विदित है कि इस दौर के रचनाकार भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के संदर्भ में भी सामान्य नागरिक की सुख दुख, राग विराग, कामना, उद्वेग, इन सभी की बात करते थे। नागार्जुन जी इसी प्रगतिवाद के त्रयी के रूप में जाने जाते हैं और बहुत ही विशिष्ट कवि हैं। तो जिस प्रकार आपने छायावाद के 4 आधार स्तंभ के बारे में पढ़ा है, प्रसाद पंत निराला और महादेवी वर्मा, उसी प्रकार जो प्रगतिवाद के त्रयी जो कवि हैं, इनमें नागार्जुन जी प्रमुख थे। इनमें हम देखते हैं कि प्रगतिवाद के त्रयी में नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल और त्रिलोचन शास्त्री जी माने जाते हैं। सुधी साहित्यकों के बीच जो है नागार्जुन जी की जो छवि है, वे लोग आज उन्हें आधुनिक कबीर के रूप में जाने जाते हैं। तो नागार्जुन जी को आधुनिक कबीर कहा जाता है। तो हिंदी साहित्य के जैसे भक्ति काल में हमने देखा, तो भक्ति काल में जिस प्रकार कबीर जी प्रखर वक्ता थे, वे किसी भी प्रकार के जाति धर्म संबंधित जो धार्मिक मान्यताएं हैं, सभी प्रकार के जो चीज़ें हैं, जो आडंबर हैं, जो मनुष्य की एकता को घटाते हैं, ऐसे चीज़ों का वो बहिष्कार करते थे और तीव्र स्वर में वे अपनी आवाज़ उठाते थे। उसी प्रकार नागार्जुन जी भी कबीर की भांति प्रखर शब्दों में राजनेता हो गए। यहाँ की जनता के शोषण करने वाले जो लोग हो गए, उस समय के जो लोग थे उनके प्रति ये आवाज़ उठाते थे और जनता के लिए ये आंदोलन तक में भाग लेते थे। इसी कारण जो साहित्यकार हैं उन्हें आधुनिक कबीर की संज्ञा देते हैं। नागार्जुन जी प्रतिबद्ध जन कवि थे और उनकी निर्द्वंद्व रचनात्मक प्रतिबद्धता और स्पष्ट जन सरोकार ही उन्हें जन कवि होने का प्रमाण है। तो जन कवि के रूप में नागार्जुन जी जाने जाते हैं। नागार्जुन जी की कविताओं में हम देखते हैं तो इनकी कविताओं में समकालीन राजनीतिक विडंबनाओं, जन विरोधी व्यवस्था की विसंगतियों एवं जन मन की अभिलाषाओं पर ममतामय ढंग से विचार हुआ है। इनके यहाँ इस विचार के हिस्सेदार कोई गिने चुने लोग नहीं, बल्कि पूरा समाज भागीदार है। सन 1936 में लिखी उनकी कविता उनको प्रणाम आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। तो ये जो नागार्जुन जी है, इनकी कविताओं में राजनीतिक विडंबना, जन विरोधी व्यवस्था के प्रति जो विसंगतियां हैं, इनके प्रति आक्रोश और जनमन की अभिलाषाओं पर ममता ढंग से ये विचार करते हैं
और समाज से कटे छटे वर्ग हैं, इनके प्रति भी इनका कविताओं के द्वारा ये ममत्व साबित करते हैं। तो उनको प्रणाम कविता में इन्होंने हाशिए पर छूट गए या विफल हो गए उन लोगों की स्तुति की है जिनकी संख्या बीते वर्षों में निरंतर हमारे समाज में बढ़ती गई। साहित्यिक बहस में हम बात करें तो लगभग 1943 तक के बाद प्रगतिवाद को हिंदी कविता का अतीत माना जाने लगा, क्योंकि 1943 में प्रयोगवादी धारा का जन्म हो गया था। लेकिन नागार्जुन जी, जो कि प्रगतिवादी धारा के अंतर्गत आते हैं, उन्होंने कविता को कभी अतीत नहीं होने दिया। उनकी कविता कभी अतीत नहीं हुई। आज़ादी के कई दशक बाद तक वे अपनी रचनात्मक चेतना से पूरी प्रतिबद्धता के साथ जनता के हक की लड़ाई लड़ते रहे। गहन सामाजिक सरोकार और व्यापक संवेदना संसार के कवि नागार्जुन का काव्य अत्यंत विस्तृत है। इनका काव्य किस तरह विस्तृत है, इनको देखते हैं तो इनके काव्य में जन संवेदना, प्राकृतिक सुषमा, ग्रामीण संदर्भ, राष्ट्रीय अस्मिता, राजनीतिक सूझबूझ, इन सभी भावनाओं इसमें एक साथ आती है। तो नागार्जुन की काव्य दृष्टि से कुछ भी अलक्षित या गोपनीय नहीं है। कविता की शास्त्रीयता और लोकप्रियता को भी वे एक चमत्कार की तरह आत्मसात कर लेते हैं। वे भारतीय लोकतंत्र की उस जनता के कवि हैं जो राजनीतिक व्यवस्था, प्रशासनिक तंत्र, ऐतिहासिक संदर्भ एवं साहित्यिक प्रत्ययों में किसी मुहावरे की तरह जीवन यापन कर रहे लोगों के बारे में लिखते हैं। वे अपने देश काल, पात्र, समाज के प्रति अत्यंत जागरूक और ऋतु, रस, गंध, स्पर्श के सुविज्ञ कवि हैं। उनकी संवेदना संसार में शोषित पीड़ित जन के साथ साथ प्रकृति, उपागम एवं उपेक्षित मानवेतर प्राणी भी शामिल हैं। तो नागार्जुन जी एक ऐसे कवि हैं जो शोषित पीड़ित जन के जो जनता का शोषण होता है उनके प्रति स्वर मुखर करते ही हैं। साथ साथ में इनकी कविताओं में प्रकृति के बारे में भी चित्रण मिलता है और साथ साथ मानव से इतर जो प्राणी हैं इनके बारे में भी इनकी कविता दृष्टव्य होती है। फिर भी वे कभी किसी राजनीतिक विचारधारा के खूंटे से नहीं बंधे, किंतु राजनीति से उन्हें कोई परहेज भी नहीं रहा। कविता में वे जब तक कविता को बचाए रखकर ठीक ठाक राजनीति भी कर लेते दिखते हैं। जी ने अपने दौर के प्राय सभी जो राजनीतिक हस्तियां थी इन्होंने अपनी पैने व्यंग्य का निशाना बनाया और व्यंग्य उनकी कविता का प्रमुख औजार है। तो इस तरह से इनकी कविता का प्रमुख औजार क्या है? व्यंग्य। व्यंग्य के द्वारा ये अपनी कविताओं में एक नया रस भरते हैं तथा जो शोषक वर्ग हैं उनके प्रति घृणा का भाव इनके अंदर दिखाई देता है। लेकिन इनके अंदर जो घृणा का भाव है वह ऐसे घृणा का भाव नहीं है, वे उन्हें अच्छा बनाने का भी प्रयत्न करते हैं। तो चलिए इनकी कविताओं के काव्य कथ्य के बारे में बाद में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं पाठ विश्लेषण। तो पाठ्य विश्लेषण क्या होता है इसको पहले जान लेते हैं कि पाठ विश्लेषण क्या है, पाठ विश्लेषण क्यों जरूरी होता है, इसको देखते हैं। तो रचना को सही संदर्भों में समझने के लिए पाठ विश्लेषण जरूरी होता है। पाठ विश्लेषण में दरअसल रचना की अंतर्वस्तु और शिल्प दोनों का विश्लेषण होना चाहिए। रचना की अंतर्वस्तु कहने का अर्थ यह है कि उस रचना में किन भावों की प्रधानता है, उसके भाव पक्ष को देखा जाता है, और शिल्प के अंतर्गत उसके रचना की कला पक्ष को देखा जाता है। तो रचना में जो निहित भाव, विचार, संवेदना, शिल्प और संरचना के वैशिष्ट का विश्लेषण ही क्या कहलाता है? पाठ विश्लेषण। तो इन सभी का विश्लेषण किए बगैर किसी रचना का समग्र मर्म को जानना और उसकी सार्थक समालोचना कर पाना असंभव है।
अर्थात हम इसके सभी चीज़ों को देखकर, भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों चीज़ों को देखकर ही अच्छे से समालोचना कर पाएंगे। इसके शिल्पगत विशिष्टता के अंतर्गत हम देखते हैं कि इसके अंतर्गत क्या क्या आ जाता है। भाषा, व्यवहार, काव्य सौंदर्य, शब्द प्रयोग की नवीनता, रचना की बनावट से जुड़े बिंब, प्रतीक, व्यंग्य, मुहावरे, फैंटेसी, ये सभी चीज़ जो हैं ये शिल्प सौंदर्य के अंतर्गत आ जाता है। तो इन सभी चीज़ों का विश्लेषण बहुत ही अनिवार्य हो जाता है। विश्लेषण का जो उद्देश्य होता है वह आलोचना को रचना केंद्रित करना होता है। तो हम जो आलोचना करते हैं वह क्या है, रचना केंद्रित होना चाहिए। ऐसा करने से एक ओर विचार दृष्टि के आग्रहों से बचाव होता है, तो दूसरी ओर रूपवादी दृष्टि का रंग चस्पा नहीं हो पाता। तो आलोचना को अगर हम रचना केंद्रित दृष्टि से करें, बड़ी ही तटस्थता के साथ करें, तो हमारे मन में जो पूर्वाग्रह रहते हैं उनसे बचाव हो जाता है और हम रूपवादी दृष्टि के रंग में नहीं रंग पाते। साथ साथ हम देखते हैं कि जो पूर्व निर्धारित मानदंड जो हम किसी काव्य को मानते आए हैं, वह उसको हम रचना को अगर वस्तुनिष्ठ होकर रचना को देखेंगे तो हमें समझ आएगा कि जो पूर्व निर्धारित मानदंड है उनकी रूढ़ियाँ कभी कभी गलत भी हो सकती है। तो इस तरह जो पूर्व निर्धारित मानदंड है पाठ के स्वभाव के अनुकूल न हो तो उनके अनुसरण की रूढ़ियाँ कभी कभी गलत निष्पत्ति की ओर भी हमें ले जाती है। इसलिए पूर्व निर्धारित मानदंड को हम रूढ़ियाँ इसको नहीं समझना चाहिए, परंपरागत तकनीकों को हमें हमेशा सही नहीं समझना चाहिए। इसलिए पाठ विश्लेषण करते समय यथासंभव पाठ केंद्रित हमें रहना चाहिए। हाँ, यह अवश्य है कि कुछ कुछ जो पूर्व निर्धारित मानदंड है इससे कोई भी आदमी नहीं बच सकता, क्योंकि उनके मानदंड उनके दिमाग में रहता है कि रचना कम से कम ऐसी तो होनी ही चाहिए। तो पूर्व निर्धारित मानदंडों से प्रयासपूर्वक बचना सर्वथा उचित नहीं है। प्रयोजन पड़े तो उपयुक्त प्रतिमानों के उपयोग अथवा नए प्रतिमानों के निर्माण में संकोच हमें नहीं करना चाहिए। इन्हीं बातों के मद्देनज़र यहाँ नागार्जुन जी की कुछ महत्वपूर्ण कविताओं का पाठ विश्लेषण किया जा रहा है। तो दोस्तों, इस पाठ विश्लेषण में मैं आपके सामने लाया हूँ नागार्जुन जी की बहुत ही प्रसिद्ध कविता सिंदूर तिलकित भाल। इसमें इस वीडियो लेक्चर में मैं इस कविता का पाठ विश्लेषण आपके समक्ष रखूँगा। आने वाले अगले वीडियो में मैं दूसरी कविताओं का पाठ विश्लेषण आपके सामने लेकर प्रस्तुत हो जाऊंगा। तो चलिए देखते हैं नागार्जुन जी की प्रसिद्ध कविता सिंदूर तिलकित भाल का विश्लेषण। जैसा कि आप जानते हैं, पहले आपने पढ़ा कि नागार्जुन जी प्रकृति और प्रेम के अनुपम कवि हैं। इन दोनों विषयों पर जो केंद्रित कविताएं हैं इनमें इन्होंने लिखा है बादल को घिरते देखा है, बहुत दिनों के बाद, अब के इस मौसम में, ऋतु संधि, मेघ बजे, ये सारी रचनाएं इनकी प्रकृति और प्रेम परक कविताएं हैं। तो ये जो है अनेक उत्कृष्ट कविताओं में उनका संवेदनात्मक लगाव स्पष्ट होता है कि ये प्रकृति और प्रेम दोनों से लगाव रखते हैं। तो प्रकृति केंद्रित इतनी इनकी जो रचनाएं हैं उनमें प्रेम के चित्र उकेरने और प्रेम कविताओं में मनोहारी प्रकृति चित्रण की जुगत बैठाने में उन्हें महारत हासिल है। अर्थात ये अपने प्रेम संबंधी कविताओं में प्रकृति चित्रण ला देते हैं और उनकी अनेक कविताओं में प्रकृति और प्रेम इस प्रकार गुम्फित हो जाती है कि यह तय करना बहुत ही कठिन हो जाता है कि वह प्रकृति प्रधान कविता है या प्रेम प्रधान कविता है। वे विशुद्ध प्रेम कविता भी लिखते हैं तो भी निरंतर प्रकृति के साहचर्य को बनाए रखते हैं, प्रकृति की मोहकता को अपने काव्य से वे नहीं हटा सकते। तो ऐसे अवसर पर वे इस तरह प्रकृति से मोहाविष्ट हो जाते हैं कि प्रकृति प्रेम को धकेल कर प्रत्यक्ष रूप से बाहर आ जाती है। तो सिंदूर तिलकित भाल जो कविता है उनकी ऐसी ही विशिष्ट कविता है। प्रेम परक होने के साथ साथ इसमें प्रकृति का चित्रण भी दिखाई देता है और यह एक शुद्ध श्रृंगारिक काव्य है।
तो सिंदूर तिलकित भाल कविता में नागार्जुन जी या नागार्जुन किसी व्यक्ति को जिसकी शादी हो गई है वह अपनी पत्नी को अर्थात अपनी प्रेमिका को याद करते हैं, प्रवास में चले गए हैं वो, और उनको याद करते हुए इस तरह से वे रचना रचते हैं। तो इनको नागार्जुन जी के लिए भी लिया जा सकता है और किसी अन्य के लिए भी लिया जा सकता है जो अपनी प्रेमिका से दूर हैं। तो वह बोलते हैं कि घोर निर्जन में परिस्थिति ने दिया है डाल, याद आता है तुम्हारा सिंदूर तिलकित भाल। कौन है वह व्यक्ति जिसको चाहिए न समाज। तो इस तरह से वे बोलते हैं कि मुझे घोर निर्जन में परिस्थिति ने डाल दिया है और तुम्हारा सिंदूर तिलकित भाल जो है वह मुझे याद आता है। कौन है वह व्यक्ति जिसको चाहिए न समाज। ऐसा कौन व्यक्ति है जो समाज के बिना जी लेगा, अर्थात सभी को समाज चाहिए। इस तरह से नागार्जुन जी अपनी प्रेमिका को याद करते हैं। तो यह जो उसका प्रेम है वह स्वकीय प्रेम है, न कि परकीय प्रेम। तो जो प्रवासी पति है वो अपनी पत्नी को याद करते हैं और गृहस्थ जीवन के प्रेम की मोहक स्तुति के कारण यह जो कविता है वह बहुत ही उल्लेखनीय प्रेम कविता बन जाती है। परदेश में कवि को पत्नी का सिंदूर तिलकित भाल याद आता है। सिंदूर तिलकित भाल अर्थात तिलक की तरह सिंदूर सुशोभित ललाट की याद आती है। तो जो उनकी प्रेमिका में उनकी ललाट में सिंदूर रहता है उसी को वह याद करते हैं बार बार। तो इसने यहाँ पे तिलक का प्रयोग किया है। आपने यहाँ पे पढ़ा सिंदूर तिलकित भाल। तो सामान्यतः जो रूढ़ी होती है तिलक का जो प्रयोग किया जाता है वह पुरुषों के लिए किया जाता है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने महिला के लिए तिलक शब्द का प्रयोग किया है। तो उन्होंने प्रचलित रूढ़ियों को तोड़कर स्त्रियों के लिए तिलक शब्द का प्रयोग किया है और पारंपरिक रूप से तिलक का उपयोग समाज में पुरुषों के लिए होता आया है। लेकिन आपको यह जान लेना चाहिए कि नागार्जुन जी प्रगतिवादी कवि हैं और उनके मन में प्रगतिशील चेतना है। तो जो रूढ़िवादी परंपरा है उसको तोड़कर एक प्रयोग की ओर इनकी जो चेतना है वह बढ़ती है और ये तिलक के शब्द का प्रयोग स्त्रियों के लिए करते हैं। तो यहाँ जो तिलक तिलकित भाल जो है वह प्रेम का शुद्ध, सात्विक और गंभीर मर्यादित रूप से व्यंजित हुआ है। यहाँ पर स्मृति विस्मृति की तमाम स्थितियों, भावों, प्रसंगों से कवि अपनी प्रेयसी को प्रबोधन देते हैं और कवि को अवबोध है कि वह प्रदेश में आ गए हैं, किंतु वह परदेश में आकर उन्हें भूले नहीं हैं। इसी कारण वह बोलते हैं कि हो गया हूँ मैं नहीं पाषाण, जिसको डाल दे कोई कहीं भी, करेगा वह कभी कुछ न विरोध। यहाँ है हर सुख दुख का अवबोध, यहाँ है स्मृति विस्मृति के सभी स्थान, तभी तो तुम याद आती हो प्राण, हो गया हूँ मैं नहीं पाषाण। तो इस तरह से इन्होंने अपनी भावनाएं व्यक्त की है और निश्चय ही उन्हें भावनाएं सताती है, अर्थात अपनी पत्नी की, अपनी प्रेमिका की उन्हें याद आती है। वह परदेश जाकर उन्हें भूला नहीं है। तो यह जो कविता है वह केवल प्रेम परक होने के कारण उल्लेखनीय नहीं है। इसमें कवि को पत्नी के साथ साथ वह पूरा परिवेश याद आता है जिसमें उसका प्रेम विकसित हुआ है। उस परिवेश में उनका गांव है, उनके गांव से जुड़ी प्रकृति की गोद है और उसकी एक एक यादें, और सबसे बढ़कर वहाँ के जो लोग हैं वह शामिल है, जिनका कवि के जीवन और उसकी स्मृतियों के निर्माण से अनिवार्य संबंध रहा है। जैसा कि हमने पढ़ा कि नागार्जुन जी के प्रेम विषयक जो कविताएं हैं उनमें प्रकृति चित्रण भी मिलता है। तो इस कविता का जो केंद्रीय विषय है वह बेशक प्रेम है, किंतु प्रेम की अभिव्यक्ति का आधार केवल उसकी प्रियतमा ही नहीं, गांव, समाज, प्रकृति के वह सारे उपादान हैं
जिनकी स्नेह से भीगी अमृतमय आँख, स्मृति विहंगम को कभी थकने न देगी पाँख। यह कहकर वे इन सभी गांव, समाज, प्रकृति को वे याद करते हैं कि जिनके स्नेह से मैं पला बढ़ा हूँ, जिनके स्नेह से मेरा प्यार तुम्हारे लिए इतना बढ़ा, जिनकी गोद में मैं पला हूँ, उनकी स्मृति जो है मुझे कभी थकने नहीं देगी। तो पत्नी को याद करते हुए कवि को अपना वह गांव याद आता है जहां उनका भाव संसार विकसित हुआ है। तो वे अपने गांव को याद करते हैं और कहते हैं कि याद आता है मुझे अपना वह तरौनी ग्राम, याद आती लीचियाँ वे आम, याद आते मुझे मिथिला के रुचिर भूभाग, याद आते धान, याद आते कमल कुमुदनी और तालम खान। इस तरह से वे अपने गांव के जो परिवेश है उन सभी को याद करते हैं। तो मिथिला के ग्रामीण क्षेत्रों के प्रति गहरे प्रेम को अभिव्यक्त करती नागार्जुन की सर्वाधिक चर्चित प्रकृति प्रेम परक इन पंक्तियों में कवि को ऋण बोध होता है और जिस पवन, प्रकाश, पर्यावरण के अवदान से जिन लोगों के स्नेह सिक्त साहचर्य में उनका विकास हुआ और वे उनकी दुहाई देते हैं, वे उनकी दुहाई देते हुए कहते हैं कि धन्य है वे जिनके मृदुलतम अंक हुए थे मेरे लिए पर्यंक, धन्य वे जिनकी उपज के भाग अन्न पानी और भाजी साग, विपुल उनका ऋण सदा सकता ना मैं दशमांश। तो इस तरह से वे उन सभी को याद करते हुए बोलते हैं कि ये सभी धन्य हैं जिन्होंने मुझे अपनी गोद में लेकर पाला और जिनकी उपज के अन्न पानी भाजी साग खाकर मेरा पालन पोषण हुआ। इनका जो विपुल ऋण है इनका जो दशमांश है, इनका 10वां भाग भी है जिसको मैं चाह कर भी नहीं चुका सकता, कितना भी चुका लूँ लेकिन इसके दशमांश को भी मैं नहीं चुका पाऊँगा। तो इन जो 2 पंक्तियाँ हैं, इन पंक्तियों से हम समझते हैं कि बहुत ज़्यादा क्या विलक्षणता है। मात्र एक कविता की कुछ पंक्तियों में कवि ने मानवीयता, नैतिकता, कृतज्ञता, प्रेमासक्ति, गृहस्थ जीवन और ग्राम्य बोध की अगाध कमनीयता, विरह बोध, हमें भी स्मृतियों की सुखानुभूति, तो इस जो है इन कविताओं से उसने प्रेम, गृह जीवन की जो है ग्राम्य बोध, कमनीयता, विरह बोध, सुख की अनुभूति और अपनी अपूर्णता और अक्षमता का बोध, न जाने क्या क्या मानवीय सरोकार से इस कविता को उन्होंने भर दिया। तो कविता का जब हम देखते हैं, कविता में कवि की जो मानवीयता का उत्कर्ष तब और उज्जवल हो जाता है जब वे उस वेदनादायी प्रवास की सहवर्ती समाज का भी गुणगान करने लगते हैं। सामान्यतः यह होता है कि जब कोई प्रवासी रहता है तो वह जिस प्रदेश में रहता है वह उसका गुणगान नहीं करता, लेकिन कवि जिस समाज में प्रवास में आया है उस समाज की, सहवर्ती समाज का वे गुणगान करने लगते हैं, तब उनकी मानवीयता का उत्कर्ष और भी उज्जवल हो जाता है। जो कवि है वे उस समाज के प्रति भी कोई अन्यथा भाव नहीं पालते और कृतज्ञता उनके लिए भी वे उतनी दिखाते हैं। वे कहते हैं कि यहाँ भी है व्यक्ति और समुदाय, किंतु जीवन भर रहूं फिर भी प्रवासी ही कहेंगे हाय, मरूंगा तो चिता पर देंगे 2 फूल डाल, मरूंगा तो चिता पर 2 फूल देंगे डाल, याद आता है तुम्हारा सिंदूर तिलकित भाल। इस तरह से उन्होंने जिस परिवेश में रह रहे हैं उनका भी उन्होंने कृतज्ञता प्रदर्शित किया है। आगे पंक्तियों में देखते हैं, सांध्य नभ में पश्चिमांत समान, लालिमा का जब करुण आख्यान, सुना करता हूँ सुमुखी उस काल, याद आता है तुम्हारा सिंदूर तिलकित भाल। तो ये जो है यह कविता का अंतिम अंश है और कविता के अंतिम अंश में वे सांध्य नभ
पश्चिमांत समान, लालिमा और करुण आख्यान, इस तरह से वे जिक्र करते हैं। तो इन्होंने इस अंश में कवि ने लालिमा का जिक्र किया है और इस लालिमा के कई अर्थ ध्वनियों से ये भर देते हैं। यहाँ पर सिंदूर का जो है वह लालिमा को दर्शाता है। उसी तरह सूर्यास्तकालीन जो क्षितिज है सांध्य नभ, ये भी लालिमा को दर्शाता है। उसी तरह जीवन शक्ति की मोहकता, ये भी लाल रंग को दर्शाता है। तो हर कुछ की लालिमा बेशक अलग अलग अर्थबोध देती है, किंतु अंततः कचोट को समग्रता सब मिलकर देता है। तो जो कचोट की समग्रता है, यह लगभग जो जितना भी वे कहे हैं सब लालिमा ही प्रदान करता है। जैसे उन्होंने कहा है कि सूर्यास्तकालीन क्षितिज की लालिमा, तो सूर्यास्तकालीन क्षितिज की लालिमा देखकर प्रेयसी के सिंदूर तिलकित भाल की स्मृति में कवि नागार्जुन जी है वो खो जाते हैं और यह इनकी विरल कल्पना है। तो उल्लेखनीय है कि यह जो कविता है यह 1943 में लिखी गई थी, जब कवि की आयु मात्र 32 वर्ष की थी और भारत पर शासन कर रहे पश्चिमी शासकों की विदाई के करुण आख्यान सुने जाने लगे थे। अर्थात भारत पर जो अंग्रेज शासक राज कर रहे थे वे क्या है जाने वाले थे, ऐसा भारत के लोगों को उम्मीद हो गया था, पता चल गया था कि अब ये ज़्यादा दिन यहाँ नहीं रह सकते, ये जाएंगे। इसी कारण उन्होंने अपने कविता में पश्चिमांत समान, अर्थात पश्चिम के जो गोरे हैं उनका अंत हो रहा है, सुनिश्चित हो गया है, इस तरह से उन्होंने पश्चिमांत शब्द का उपयोग अपने कविता में किया है। इनकी कविताओं में हम देखते हैं कि संस्कृत निष्ठ, समास बहुल शब्दावली के प्रयोग के बावजूद भी अभिव्यक्ति के स्तर पर यह कवि सहजता से ही संप्रेरित, कविता जो है वह सहजता से संप्रेषित हो जाता है, अर्थात सरलता से हमें समझ आ जाता है। दरअसल बात यह है कि इन संस्कृत निष्ठ और समास बहुल शब्द को डालने का उद्देश्य उनका यही है कि इतने बड़े संसार को समेटने हेतु ऐसी भाषा संरचना अनिवार्य भी है। जैसे सांध्यनभ, पश्चिमांत, दशमांश, ऐसे जो शब्द है इसके लिए बहुत ही उपयुक्त है, क्योंकि ये बहुत बड़े भाव संसार को समेटते हैं। इसी तरह कविता में इन्होंने लिखा है चाहिए किसी किसको नहीं सहवास। तो इसमें जो सहवास शब्द है इस पर बहुत से लोग हैं जो आपत्ति करते हैं, लेकिन आपको यह समझना चाहिए कि जो नागार्जुन जी है वह प्रगतिवादी कवि हैं। वे जो रूढ़ अर्थ हो गए हैं वे उनके नए अर्थ प्रतिपादित करते हैं। तो जो आपत्ति करने वाले हैं उनको ध्यान रखना चाहिए कि नागार्जुन एक श्रेष्ठ कोटि के शब्द साधक थे, शब्द ब्रह्मा थे। वे रूढ़ हो गए शब्दों के पुनर्अन्वेषण से नए अर्थ अन्वेषण करते थे। उनके काव्य में अन्यत्र भी ऐसे कई प्रयोग हम देख सकते हैं सहजता से। सहवास जो है इसको हमें रूढ़ अर्थों से निकलकर मानना चाहिए, समझना चाहिए, और रूढ़ अर्थ से निकलकर हमें इसका व्युत्पत्ति मूलक अर्थ देखना चाहिए। व्युत्पत्ति मूलक अर्थ में हम देखते हैं तो सह का अर्थ होता है साथ और वास का अर्थ होता है रहना। तो सहवास का अर्थ हो गया साथ में रहना। तो इस तरह से हम जब इसके व्युत्पत्ति मूलक अर्थ में जाएंगे तो उनकी जो दुविधा है वह दूर हो जाएगी। तो मानवीय अनुराग को जीवंत करने की दृष्टि से अगर हम देखें तो सिंदूर तिलकित भाल जो कविता है वह नागार्जुन जी की बहुत ही उल्लेखनीय कविता है। तो इस तरह से हमने दोस्तों सिंदूर तिलकित भाल की जो कविता का विश्लेषण है यह हमने किया। और अगर आपको इससे कुछ भी सीखने को मिला हो, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मेरे अन्य वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। धन्यवाद।